Ali series books by ACA. अस्सलाम वेलकम बैक टू alicoachingacademy.com। हम आज डिस्कस करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, एक आसान तरीन टॉपिक इस चैप्टर का, लेकिन एमसीक्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इससे आते हैं। बल्कि आप देखते हैं ये और थर्मोकेमिस्ट्री एक दूसरे के साथ अटैच हैं, तो इसलिए हम इन दोनों का मिला के आपके एमसीक्यूज़ बताएंगे। एमसीक्यूज़ कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, वगैरह वगैरह। अच्छा, हम बात करेंगे अबाउट एक्टिवेशन एनर्जी। व्हाट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय ई और स्मॉल ए। ये ई है। हम कहते दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कोलिजन अदर देन काइनेटिक एनर्जी। या हम कहते हैं दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स, राइट। इसको हम कहते हैं। अच्छा, दो ये डिफिनेशंस हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोग ये पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास ये वाली बुक होनी चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, और ये आप समझिए ये आपकी रेफरेंस बुक है। आप अगर एफएससी में हैं तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर आप एमडीकैड में हैं फिर तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमने ऐसी लिखी है कि आपके एफएससी और एमडीकैड दोनों कवर हो जाए। मतलब आप ये पढ़ते हैं तो आपको बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यही बुक आपके लिए मोर देन इनफ है। एनीवेज, क्योंकि हम कैनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो कैनेटिक्स में एक्टिवेशन एनर्जी में जब आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। हम ये कहते हैं कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ केमिकल रिएक्शन, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन एडिशन टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी विच पार्टिकल मस्ट पोजेस फॉर इफेक्टिव कोलिजन। अच्छा, ये तीन डिफिनेशन हैं। अब आप कहेंगे सर किताब से क्यों बताइए? वो इसलिए बताइए कि आपने एफएससी में वो पढ़ी है, तो फिर हम आके एमडीकैड में उसको इंटरप्रेट करते हैं। होता क्या है कि ये हम कहते हैं कि दो चीज़ें हमने पढ़ी है। एक तो भाई एनर्जी चाहिए, यानी टेम्परेचर, एक एनर्जी चाहिए उसकी। दूसरा कोलिजन। दो बातें हमने की हैं। एक हमने क्या पढ़ा कि भाई इसके अंदर एक तो हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास एनर्जी है, और दूसरा क्या है, वो है कोलिजन। अब दो चीज़ें किसी रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन होता है तो उसमें आपके पास क्या होना चाहिए, उसकी खास एनर्जी होनी चाहिए, और कोलिजन। ठीक है। अब कोलिजन हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन, और दूसरे को हम कहते हैं इनइफेक्टिव कोलिजन। ये दो कोलिजन हैं। अब गौर से देखें, कोलिजन्स के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन पहले हम बात करते हैं इसकी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। रिएक्शन जो होता है ना, वो दो किस्म का होता है। रिएक्शन रिएक्शन जो होता है, एक रिएक्शन को हम कहते हैं रिएक्शन या तो एक्सोथर्मिक होगा, रिएक्शन नहीं है ऑन द बेस ऑफ एनर्जी, या तो ये हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा या ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। इन दोनों में से कोई एक होगा। पूरा मैं लिखूं तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो बाहर को कहते हैं, यानी बाहर निकालना। थर्म कहते हैं हीट को, जिसमें हीट बाहर निकलती है। एंडो इनसाइड, और फिर हम कहते हूँ थर्मिक, एंडोथर्मिक। हम कहते हैं दिस इज द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, और एंडोथर्मिक वो रिएक्शन है इन विच हीट इज अब्जॉर्ब्ड, जिसमें हीट अब्जॉर्ब होती है। दो किस्म की रिएक्शन। सबसे पहले इसका ग्राफ समझिए। इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, वी शुड नो द ग्राफ। दोनों ग्राफ मैं साथ में बताता हूँ क्योंकि मैंने कंपेयर करना है दोनों को। सबसे पहले मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बात कर रहा हूँ, तो गौर से देखना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमने कहा जिसमें हीट इवॉल्व होती है। ये मेरे पास रिएक्टेंट है, कंसिडर करो, और ये जाके ऐसे जाता है और फिर जाके इधर से प्रोडक्ट बनती है। यहाँ क्या होता है, यहाँ पर ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं, ये जाके ये रिएक्टेंट्स हैं, और ये यहाँ जाके प्रोडक्ट्स बनते हैं। गौर से देखो, ये हमारे पास दो रिएक्शंस हैं, और इन रिएक्शंस को लेके हम एक्सप्लेन करेंगे इसको, एक्टिवेशन एनर्जी को। एक्टिवेशन एनर्जी हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास यहाँ हम लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए, मेरे पास एक रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन मैंने लिया, ये है ए प्लस बी, तो ये मुझे देता है प्रोडक्ट पी, राइट। और ये हो गए इसके नंबर ऑफ मोल, स्मॉल ए स्मॉल बी, और ये हो गया स्मॉल पी, ये हो गया। ठीक है, इसको हम कहते हैं दिस इज द रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है इसको हम इस्तेमाल करेंगे उधर।
अब कंसिडर करिए हमारे पास रिएक्टेंट ये वाला है और ये प्रोडक्ट है ये। हम कहते हैं अगर यहां पर डेल्टा एच नेगेटिव है, नेगेटिव, तो इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, इसको हम फिर कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और ये जो रिएक्शन है इसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में जो रिएक्टेंट है उसकी एनर्जी ज़्यादा है, गौर से देखना। तो जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है ना, वो उसको हम कहते हैं ये लेस रिएक्टिव है। ये क्या है? लेस रिएक्टिव है या मोर, सॉरी माय मिस्टेक, ये लेस स्टेबल है या मोर रिएक्टिव। ये हो गया रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के बारे में क्या ख्याल है? प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, हम कहते हैं इसकी एनर्जी क्या है, वो कम है। तो जिसकी एनर्जी कम होती है हम कहते हैं दिस इज मोर स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव। ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में ये सब अपोजिट होता है। एंडो में देखो, एंडो में यहां हीट है, ये रिएक्टेंट की हीट है, रिएक्टेंट, ठीक है, और ये प्रोडक्ट की हीट है ये वाली। मैं इन दोनों का डिफरेंस देखता हूँ, ये मुझे कहता हूँ ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में डिफरेंस है, इसको हम कहते हैं डेल्टा एच। ये जो डेल्टा एच लिखा है, यानी प्रोडक्ट की जितनी हीट आती है और रिएक्टेंट जो हीट है, दोनों को हम देखते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट देखते हैं, हमारे पास डेल्टा एच आता है ये वाला। तो हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट निकलती है क्योंकि प्रोडक्ट की हीट कम है, रिएक्टेंट की हीट ज़्यादा है। यह हम देखते हैं, हम इस रिएक्शन को देखते हैं, ये वाला रिएक्शन। इस रिएक्शन में ये होता है ना, ये, इसमें ये हमारे पास डेल्टा एच आता है। ये हमारे पास देखो, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे। हमारे पास ये वाली हीट क्या है? प्रोडक्ट की हीट ज़्यादा है। तो जिसकी हीट ज़्यादा होती है वो क्या होता है? दिस इज लेस रिएक्टिव। इसकी रिएक्टिविटी क्या है? ये कम है। दिस इज लेस रिएक्टिव। नंबर एक, जब लेस, सॉरी फिर मैंने उल्टा किया, मोर रिएक्टिव, ये मैं असल में लेस स्टेबल कह रहा हूँ, मोर रिएक्टिव, तो लेस स्टेबल। और वहाँ पर क्या है? एनर्जी कम है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है और रिएक्टिविटी कम है। तो यहाँ पर ये उल्टा है, यहाँ पर इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। अब भाई समझ में बात? अच्छा, ये तो होगी ये वाला। लेकिन एक और चीज़ हमने कहा, ये नहीं है कि सिर्फ हमें ये चाहिए, डिफरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट चाहिए। हम कहते हैं ये रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी एक ऐसे हद तक जब इसकी यहाँ पर ये कोलाइड करते हैं। क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं। जब ये कोलाइड करते हैं, वो कोलाइड कोलिजन इफेक्टिव होनी चाहिए, देन दिस रिएक्टेंट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। फिर ये रिएक्टेंट जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। समझ आ रही बात? अब देखो, हम ये कहते हैं ये हमारे पास रिएक्शन है, ये ए और बी, ये प्रोडक्ट में जाता है, हमने ये कहा। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। होता ये है ना कि ये ए और बी, ये ए और बी जाके यहाँ पर बॉन्ड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिया 2A और 2B, राइट। इसके साथ ये ए है, ये बी है और ये ऐसा है। ये एक दूसरे के साथ, ये जो इनका ए का बॉन्ड है ना, वो टूटना शुरू हो जाता है, और बी का बॉन्ड है वो भी टूटता है। तो ए और बी का बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है। अब इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है और एक ट्रांजिशन स्टेट है। ये दो चीज़ों में डिफरेंस है। ये जब ऐसा बन जाता है ना, इसको हम कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं इसको? दिस इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। देखो, ट्रांजिशन स्टेट है, मैंने कहा रिएक्टेंट है, वो आगे करीब आएंगे, और जब भी करीब आ जाते हैं, व्हेन दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, तो ये क्या करते हैं? यहाँ ये वो जगह है, ये वाली, ये इंटरेक्ट करते हैं। इनकी एनर्जी हाई है, इट हैज़ हाईएस्ट एनर्जी, सबसे ज़्यादा एनर्जी है, तो हम कहते हैं इट हैज़ हाईएस्ट एनर्जी। एनर्जी उसकी बहुत ज़्यादा है, एनर्जी उसकी बहुत ज़्यादा। ये करीब आते हैं और जब तक लगते हैं एक दूसरे के साथ, इस वक्त फॉर द टाइम बीइंग 10⁻⁻10 सेकंड के लिए ये स्टॉप हो जाते हैं। और ये क्या करते हैं? स्टॉप हो जाते हैं फॉर वेरी शॉर्ट टाइम के लिए।
एक बात याद रखना, इसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब ये कि इट कैन नॉट बी आइसोलेटेड। ऐसा नहीं कि भाई ये आए एक दूसरे के साथ स्टॉप हो गए और हम इसको आइसोलेट कर सकते हैं, जुदा कर सकते हैं। वी कैन नॉट आइसोलेट इट, राइट, जुदा नहीं कर सकते हम उसको, वो नहीं कर, क्योंकि उसका टाइमिंग, इसकी टाइमिंग बहुत कम है। दूसरी चीज़ होती है रिएक्शन इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट को हम जुदा कर सकते हैं, उसके बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले इधर बात करते हैं। देखो सिंपल सी बात, अब वह दो रिएक्टेंट्स हैं, दो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट काइनेटिक एनर्जी होती है, आके आके टक एक दूसरे के साथ लगते हैं। अब यहाँ पर इनकी एक एनर्जी चाहिए, एनर्जी, ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, तो कोलिजन के लिए कुछ चीज़ें चाहिए। हम ये कहते हैं कि जो रिएक्शन होता है ना, एक्चुअली वो रिएक्शन होता है कोलिजन की वजह से। मैंने आपको कहा ना दो चीज़ें, उसकी एनर्जी चाहिए, खास एनर्जी, और कोलिजन चाहिए। मतलब ये कि अगर हम कहें कि एक रिएक्शन जो होता है, कोई भी रिएक्शन होता है, उसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर इफेक्टिव कोलिजन किसे कहते हैं, तो मैं आपको ये समझाता हूँ। ये वो कोलिजन है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। हम कहते दिस इज एक्चुअली द कोलिजन ड्यू टू विच, जिसकी वजह से, ड्यू टू विच रिएक्टेंट्स कन्वर्ट टू प्रोडक्ट्स, जो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। एक ऐसी कोलिजन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते, और एक ऐसी जिसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। दोनों में फर्क है ना। तो जिसमें कन्वर्ट हो जाते हैं उसको हम कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन, और जिसमें कन्वर्ट नहीं होते उसको हम कहते हैं इनइफेक्टिव कोलिजन। क्वेश्चन ये है कि एक कोलिजन इफेक्टिव क्यों होता है, कब होता है, और इनइफेक्टिव कब होता है। तो उसके लिए दो बातें आपको याद होनी चाहिए। नंबर एक तो मैंने आपको कहा ना, इसकी खास एनर्जी चाहिए, एनर्जी। अगर वो उस एनर्जी से ज़्यादा या कम है, इसका मतलब है कि वो फिर इफेक्टिव कोलिजन नहीं है, और उस एनर्जी को हम कहते हैं क्या है, इट मस्ट हैव एक्टिवेशन एनर्जी, ई। अब ये जो रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट, और इसकी एनर्जी जितनी हाई तक जाती है, हाई लेवल तक, ये इसको हम कहते हैं ई ए, इफेक्टिव कोलिजन, एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ से अब लेकर यहाँ तक ये हमारी क्या है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। एक्टिवेशन एनर्जी भाई, एक इसकी एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि एक दूसरे के साथ कोलाइड करे उस एनर्जी के साथ। नंबर एक। नंबर टू, हम कहते हैं भाई हमारे पास एक प्रॉपर ओरिएंटेशन चाहिए। क्या चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन चाहिए। प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, देखो, प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब है कि जिन रिएक्टेंट्स ने एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाना है वो कोलाइड हो जाए, उसको हम कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन। कैसे, ऐसे देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने वैसे एक एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास है CO2, CO प्लस NO2, ये मैंने लिया। मैं कहूँ ये CO2 प्लस NO दे दें, यानी इसका एक ऑक्सीजन इधर है। मेरी बात गौर से आप देखना। अब हो गई है ना कि अगर ये C है और इसका O इधर अटैच है, ठीक है। अब अगर इसके साथ नाइट्रोजन अटैक करेगा, नाइट्रोजन ना, ये वाला नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन इसका ये है और इसका ऑक्सीजन ये है, ठीक है। ऐसे ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, ये क्या इफेक्टिव होगा कि इनइफेक्टिव होगा। तो ये कार्बन ऑक्सीजन, इसके ऑक्सीजन के साथ इसने कोलाइड किया, तो भाई नाइट्रोजन ऑक्सीजन लेगा कि ऑक्सीजन देगा, नाइट्रोजन देगा, तो ये इनइफेक्टिव कोलिजन है। मतलब क्या हुआ, मेरा मतलब ये है कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन है, इसके साथ इधर ऑक्सीजन है, ये जाके नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के साथ जब कोलाइड होगा ऐसे, तो ये जाके इसके साथ बॉन्ड बनाएगा ना, इधर ये बॉन्ड बनाएगा तो ये CO2 बनेगा। ये कोलिजन को हम कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन, यानी इफेक्टिव कोलिजन। इसको हम कहते हैं इनइफेक्टिव कोलिजन, यानी वो एटम्स जिन्होंने बॉन्ड बनाना है प्रोडक्ट में, वो एक दूसरे के साथ कोलाइड हो जाए, उनको हम कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन। और वो एटम जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाना और अगर वो कोलाइड हो जाए, उनको हम क्या कहते हैं, इनइफेक्टिव कोलिजन। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, इफेक्टिव कोलिजन। तो वही प्रॉपर ओरिएंटेशन चाहिए, एनर्जी चाहिए, और उसकी नंबर 3 एक तीसरा भी है जिसको हम कहते हैं खास, इसकी क्या होनी चाहिए, इसकी खास फ्रिक्वेंसी चाहिए। तो अगर इसकी खास फ्रिक्वेंसी है और ये सारी चीज़ें हैं, तभी ये जाके कोलाइड करेगा और कोलिजन की वजह से जाके वो हमें देगा। अच्छा, ये बातें हो गई। हमने क्या कहा भाई, हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए इफेक्टिव कोलिजन, इनइफेक्टिव कोलिजन। समझ गए, इफेक्टिव कोलिजन वो है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, उसकी खास एनर्जी चाहिए जिसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और ये एनर्जी मस्ट 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 एक रिएक्टेंट प्रोसेस करेगा तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अगर इतनी एनर्जी इसकी नहीं है तो फिर ये नहीं करेंगे। अच्छा, वो कहेंगे सर अगर नहीं करेगा फिर क्या करेंगे, इसमें हम कैटलिस्ट ऐड करते हैं। तो कैटलिस्ट इज एडेड टू रिड्यूस, कैटलिस्ट क्या काम करता है, कैटलिस्ट आप डालोगे ना, कैटलिस्ट के एडिशन के साथ ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये कम हो जाती है, यहाँ तक आ जाती है।
अब अगर इस रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ तक है और आपने कैटलिस्ट डाला, ये कैटलिस्ट की वजह से, अच्छा याद रखना, कैटलिस्ट की वजह से ये कम हो जाएगी, यहाँ पर भी ये कम हो जाएगी, यहाँ पर भी ये कम हो जाएगी, ऐसे ये कैटलिस्ट की वजह से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। हमारे पास दो किस्म के कैटलिस्ट होते हैं, एक को कहते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, ये जो अभी हमने लिखा, एक हमारे पास क्या होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, और दूसरा क्या होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। अच्छा, अब कहेंगे दोनों में फर्क क्या है। पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है, और ये एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज करता है। हम इसकी बात करेंगे हमारे कोर्स में, वैसे ही यही है, एंजाइम इनहिबिटर जो है वो बायोलॉजी में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। हम ये कहते हैं ये एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। अब ये जो कम हो जाती है ना, गौर से देखना, अब रिएक्टेंट से लेकर प्रोडक्ट तक, अब अगर आप देखिए ना डेल्टा एच से ये वाली एनर्जी कम होती है, हो सकती है अगर आप इफेक्टिव कैटलिस्ट डालेंगे तो। यहाँ क्या है, यहाँ डेल्टा एच से एनर्जी ज़्यादा होती है। अब इस एनर्जी, इसको हम कहते हैं, ये वाला नहीं है, ये एंडोथर्मिक है, वो एक्सोथर्मिक है, ये वाला ये एंडोथर्मिक है, ये है एंडो, ये क्या है, ये एक्सोथर्मिक है, ये इसकी एनर्जी कम हो जाती है। तो कैटलिस्ट क्या काम करता है, कैटलिस्ट उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, और हम कहते हैं इट चेंजेस द पाथ ऑफ द रिएक्शन। ये क्या करता है, चेंजेस द पाथ, रास्ता ऑफ द रिएक्शन, ये रिएक्शन का जो रास्ता है वो ये चेंज कर लेता है, ठीक है। और जब ये चेंज करता है तो कम टाइम लगता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट को कम एनर्जी चाहिए कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करे, तो इसलिए हम कहते हैं ये। तो दिस इज कॉल्ड एक्चुअली, दिस इज आवर कोलिजन। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल H2O2 की एग्जाम्पल आप लें, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ मिलते हैं वो आपको देते हैं H2O। तो जब H2O बनता है, आपके पास फॉर एग्जाम्पल है क्या है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है ना वो हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, याद रखना। इसके साथ मैं इधर लिखता हूँ बॉन्ड फॉर्मेशन, वैसे मैं लिखता हूँ बॉन्ड फॉर्मेशन, ये आपने याद रखना है बॉन्ड फॉर्मेशन। मैंने लिखा H2 + O2, ये देता है ये 2H2O। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ भाई इसकी एनर्जी कितनी है, तो आप कहेंगे सर ये डेल्टा H नेगेटिव है, ये क्या है नेगेटिव। बाय द वे अगर वैल्यू याद है आपको तो बहुत अच्छा है, जो कि 285.5 किलो जूल पर मोल है, याद है तो बहुत अच्छी बात है, 285.5 किलो जूल पर मोल है। अब ये क्या हुआ, इसने ये रिएक्शन हो गया तो बॉन्ड फॉर्म हो गया, तो हम कहते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन जो होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन, ये मैं लिखता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली, बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ पर क्या है, दिस इज बॉन्ड ब्रेकिंग, ये बॉन्ड ब्रेकिंग है। अब इसी रिएक्शन को मैंने उल्टा लिखना है, क्या लिखूंगा मैं, देखो अगर फॉरवर्ड में ये एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड में ये एंडोथर्मिक होता है, याद रखना। अगर इसका बॉन्ड, ये H और O का बॉन्ड बनता है और ये एक्सोथर्मिक है, तो इसका बॉन्ड जब तोड़ेंगे तो वो एंडोथर्मिक होता है। हम ये कहते हैं यहाँ पर एग्जैक्टली वही रिएक्शन है, लेकिन उल्टा करो, यानी 2H2O, ये जब तोड़ेंगे आप 2H2 में प्लस O2 में, ये आपको जो डेल्टा H देगा वो डेल्टा H क्या होगा, दैट विल बी पॉजिटिव, और पॉजिटिव कितना होगा 285.5। सेम इज द केस, आप वैसे NH3 की एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि आप N2 + H2 और 3 NH3 आपको देता है, उसका भी एक्सोथर्मिक होता है, उल्टा करोगे तो आपके पास एंडोथर्मिक हो जाएगा। तो कोई भी रिएक्शन आप ले सकते हैं। वैसे थर्मोकेमिस्ट्री में हम दोबारा इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के बारे में। ये शॉर्ट सी इंट्रोडक्शन थी और जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। आप क्या करें, आप केमिस्ट्री में पॉकेट बुक ज़रूर आपके पास होनी चाहिए, और आपके पास फर्स्ट ईयर वाली बुक जो है ये तुम आपके पास मस्ट हैव होनी चाहिए। इसके बगैर कोई अपनी किताब देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेक्स्ट बुक देखने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको इधर मिलेंगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट और नए आइडियाज़ के साथ। इजाज़त दीजिए अपने उस्ताद मोहतरम को। अल्लाह हाफ़िज़।